वेलकम क्लास 10। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 एरे। इस चैप्टर का डिमांड थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए हम सोचे कि पहले ये चैप्टर करा दें, फिर स्ट्रिंग कराएंगे, फिर कंस्ट्रक्टर कराएंगे, उसके बाद बाकी जो चैप्टर्स है वो कराएंगे। ठीक है, क्योंकि एरे, स्ट्रिंग, कंस्ट्रक्टर्स ये सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। वैसे प्रीवियस वीडियो में मेरा चैप्टर 1 ही चल रहा था। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो इसलिए हम बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, लेकिन अब से फ्रीक्वेंटली वीडियो अपलोड करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 एरे, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए अच्छे से समझना चाहिए इस चैप्टर को। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन। As we get on with Java programming, it becomes necessary to manage memory in the most convenient and economical way. You may need to create logical structure in the memory to store numerous data items by using minimum set of variables and by using optimum memory space. In this chapter, we are going to stress on optimizing the memory space for effective storage of data with the help of logical structure called dimensional array. अब तक हम क्या सीखे कि डेटा को कैसे हम स्टोर करते हैं। हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं डेटा को। जैसे मान लो कि एक वेरिएबल लिया और उसमें 2 स्टोर कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर बहुत सारे डेटा को स्टोर करना है तो कैसे मेमोरी को ठीक से यूटिलाइज किया जाए, वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि कैसे मेमोरी को कन्वीनियंटली और इकोनॉमिकली हम यूज़ कर सकते हैं, या बोल सकते हो कि कैसे मेमोरी का ऑप्टिमम यूज़ हम कर सकें। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे मेमोरी को यूज़ कर सकते हैं ठीक तरीके से। ठीक है, तो मेमोरी को इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए जावा ने एक लॉजिकल स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, उसे बोलते हैं डायमेंशनल एरे। ठीक है, अब देखो, नीड ऑफ यूजिंग एन एरे। क्यों हम एरे को यूज़ करेंगे या उसका नीड क्या है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके समझाया है। देखो, टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ एन एरे रेफर टू द प्रोग्राम सेगमेंट शोन बिलो। इंट एम एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है। फॉर इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, m इक्वल टू इंटीजर डॉट परसेंट ब्रैकेट में इन डॉट रीड लाइन फंक्शन ब्रैकेट और फिर क्लोजिंग ब्रैकेट, फिर सेमीकोलन। ये जो 3 लाइन है ये एक प्रोग्राम के पार्ट है। इस लाइन में क्या बोला है, देखो, m एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है जहां पे हम 10 वैल्यू ले रहे हैं। 10 वैल्यू क्यों? क्योंकि फॉर लूप में देखो i 1 से लेकर 10 तक घूमेगा, तो एक एक बार घूमेगा और एक एक वैल्यू लेगा। तो एक ही वेरिएबल में कैसे हम 10 वैल्यू को रखें। क्या प्रॉब्लम हो रहा है इधर देखो, मान लो कि i इक्वल टू 1 है, तो फर्स्ट वैल्यू m में हम रीड कर रहे हैं, फिर अगेन i इक्वल टू 2 हो गया। नेक्स्ट बार जब लूप घूम रहा है तब फिर से i इक्वल टू 2 के लिए m में वैल्यू रीड होगा, तो फर्स्ट वैल्यू कहाँ पे जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा, सेकेंड वैल्यू एंटर कर जाएगा। अब फिर से लूप घूमा, जब थर्ड टाइम लूप घूम रहा है तब थर्ड वैल्यू आया, तो क्या हुआ, जो सेकेंड वैल्यू था
वो डिलीट हो गया, थर्ड वैल्यू एंटर कर गया। ऐसे अगर 10 बार लूप घूमेगा तो लास्ट में कौन सा वैल्यू m में रहेगा? 10 नंबर वाला जो वैल्यू वो, मतलब i इक्वल टू 10 जब था तब जो लास्ट वैल्यू हम रीड किए थे m में वही सिर्फ m में रहेगा और बाकी 1 से लेकर 9 तक जितना सारा वैल्यू हम रीड किए सब डिलीट होता जाएगा, है ना। तो इसी प्रॉब्लम को मिटाने के लिए एरे आया है, ठीक है। देखो वही यहाँ पे बोला है, नीचे जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो यही दिया है। देखो, as we have already discussed, a variable is assigned a specific memory location to store data during compilation. Hence, the location represented by m can store only one integer value at a time. As the loop repeats and the next value for m is entered, the previous value of m gets replaced. ठीक है, तो प्रीवियस वैल्यू रिमूव हो जाते हैं और नया वैल्यू एंटर कर जाता है अगर एक ही वेरिएबल हो तो। ऑन कंप्लीशन ऑफ द लूप यू विल फाइंड दैट आउट ऑफ द 10 नंबर्स which you have entered, only the last value is stored in the memory location and the remaining 9 numbers have been deleted from the memory. वही बोले, suppose you have to find the sum and average of all the numbers you had entered in m. Now you are in a fix because m holds the last number only. All the other numbers have been deleted and cannot be recovered to perform any further operation. तो वही एक ही बात है कि अगर सम निकलना चाहो तो कैसे होगा? सिर्फ तो लास्ट वैल्यू बच रहा है m में, बाकी 9 वैल्यू तो डिलीट हो गया, तो कैसे सम निकालोगे, कैसे एवरेज निकालोगे? तो वही प्रॉब्लम है। You may think of using 10 variables of holding 10 different numbers, but your logic will be so complex that you may not be able to handle the task smoothly. अगर तुम सोच रहे हो कि 10 वेरिएबल में 10 डेटा रखेंगे, प्रॉब्लम क्या है? लेकिन वो तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है। 10 वेरिएबल में 10 डेटा को रख के उसी 10 वेरिएबल को हैंडल करना ये बहुत टफ होगा, ठीक है। फिर भी मान लो कि 10 वेरिएबल तुम यूज़ कर लिए, ठीक है, लेकिन अगर 10 से ज़्यादा हो, मतलब 100 वेरिएबल्स, 1000 वेरिएबल्स, तब क्या करोगे? कितना वेरिएबल यूज़ करोगे? नहीं कर सकते उतना वेरिएबल यूज़। तो इसलिए इस प्रॉब्लम का कुछ हल चाहिए, ठीक है, और वही हल है एरे, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है। इमेजिन व्हाट विल हैपन इफ 100 such numbers are to be used for processing. Well, we suggest you a way. Use a number of variable with the same name and same data type. These variables will differ in their subscript. मतलब एक काम तुम कर सकते हो कि एक ही वेरिएबल के अंदर तुम बहुत सारे डेटा रख सकते हो, लेकिन उसका एक वे है। वो क्या है? एक सबस्क्रिप्ट यूज़ करना पड़ेगा, जैसे A1, A2, A3, A4 इस टाइप का, ठीक है। सभी A है लेकिन उसका सबस्क्रिप्ट अलग है, 1, 2, 3, 4 ऐसे सबस्क्रिप्ट अलग है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला है, देखो, यूज अ नंबर ऑफ वेरिएबल विद द सेम नेम एंड सेम डेटा टाइप. दिस वेरिएबल will differ in their subscript. Now keep changing the subscript with the help of a loop to deal with various numbers. The logical structure so created is termed as a dimensional array or an array.
तो इस टाइप के सेम वेरिएबल नेम और डिफरेंट सबस्क्रिप्ट यूज करके जो लॉजिकल स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है जावा में, उसे हम बोलते हैं डायमेंशनल एरे या सिर्फ एरे। ठीक है, नेक्स्ट पेज में जाओ। डायमेंशनल एरे का डेफिनेशन दिया है। अ dimensional array is a structure created in the memory to represent a number of values of the same data type with the variables having the same variable name along with different subscript. A dimensional array is also called subscripted variable. तो क्या बोल रहा है डेफिनेशन में? A dimensional array is a structure created in the memory. ये एक स्ट्रक्चर है जो मेमोरी में हम क्रिएट करेंगे to represent a number of values of the same data type with the variables having the same variable name along with different subscript. तो सेम नेम होगा, सिर्फ सबस्क्रिप्ट अलग होगा और सेम डेटा टाइप भी होगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है उसे हम क्या बोलेंगे? डायमेंशनल एरे और सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल। ठीक है, डायमेंशनल एरे एज कंपोजिट डेटा टाइप, द डेटा टाइप दैट रिप्रेजेंट्स अ नंबर ऑफ सिमिलर और डिफरेंट डेटा अंडर सिंगल डिक्लेरेशन इज कॉल्ड एज कंपोजिट डेटा टाइप। तो जो डेटा टाइप सिंगल डिक्लेरेशन में सिमिलर टाइप ऑफ डेटा या डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को कंटेन कर सकता है, उस टाइप के डेटा टाइप को बोलते हैं कंपोजिट डेटा टाइप। मतलब 2-3 डेटा टाइप से बना हुआ डेटा टाइप। ठीक है, अ डायमेंशनल एरे इज द कंसेप्ट ऑफ यूजिंग अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विद द सेम डेटा टाइप। दिस इज द रीजन व्हाई अ डायमेंशनल एरे इज सेड टू बी अ कंपोजिट डेटा टाइप। तो डायमेंशनल एरे क्या करता है? एक ही डेटा टाइप के अंदर सिमिलर टाइप ऑफ डेटास को रिप्रेजेंट करते हैं या सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को कंटेन करते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं कंपोजिट डेटा टाइप। ठीक है, द अदर कंपोजिट डेटा टाइप्स आर क्लास एंड इंटरफेसेस। The composite data type are also said to be non-primitive or reference data type. तो composite data type का दो नाम है, एक है non-primitive, एक है reference type। ठीक है, और दो एग्जाम्पल है composite data type का, वो है class और interface। class भी composite data type यूज करता है और interface भी composite data type यूज करता है। ठीक है, अब देखो, a dimensional array is of two types, single dimensional array and double dimensional array। तो dimensional array या array दो टाइप के होते हैं, single dimensional and double dimensional। ठीक है, single dimensional array देखो, to understand a single dimensional array you can imagine a train. It has a number of compartments which are numbered as 0, 1, 2, 3 ... मतलब चलता जाएगा, मतलब 4, 5, 6, 7 ऐसा चलता जाएगा। Hence, Shatabdi 2 will indicate the second compartment of Shatabdi train. Similarly, single dimensional array is a structure that is represented along x-axis by using a number of variables with the same name having different subscript। तो ऐसे ही सिंगल डायमेंशनल एरे एक एक करके वैल्यू को कंटेन करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस में दिखाया है। तो शताब्दी 2 का मीनिंग क्या है? शताब्दी जो ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन, उसका सेकंड कंपार्टमेंट। ठीक है, तो ऐसे ही एक्स एक्सिस में कुछ वैल्यूज दिए गए हैं या रिप्रेजेंट किए गए हैं, तो सिंगल डायमेंशनल एरे से उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सिंगल डायमेंशनल एरे इज ऑल्सो कॉल्ड
as single subscripted variable because each element of the array is represented by using a common variable name along with a single subscript. तो सिंगल डायमेंशनल एरे को सिंगल सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल भी बोलते हैं क्योंकि इसका वेरिएबल नेम सेम है, सिर्फ सब्सक्रिप्ट अलग अलग है। नेक्स्ट देखो, क्रिएटिंग अ सिंगल डायमेंशनल एरे। अब ये जो सिंगल डायमेंशनल एरे है इसे हम कैसे क्रिएट करेंगे? द सिंटैक्स टू क्रिएट अ सिंगल डायमेंशनल एरे इज एज शोन बिलो। देखो कैसे क्रिएट कर रहा है, डेटा टाइप, फिर वेरिएबल, फिर दो ब्रैकेट है, उसके बाद इक्वल टू, देन न्यू, देन अगेन डेटा टाइप, देन अगेन नंबर ऑफ वैल्यूज टू बी स्टोर्ड। ये है फॉर्मूला या बोल सकते हो सिंटैक्स। अब नेक्स्ट पेज में जाओ, जैसे एक एग्जाम्पल देके समझाया है। देखो, फॉर एग्जाम्पल इंट m इक्वल टू न्यू इंट 10। तो ये जो इंट है ये डेटा टाइप है, m जो है वो क्या है? वेरिएबल नेम, फिर ब्रैकेट, फिर इक्वल टू साइन, फिर न्यू ऑपरेटर, फिर डेटा टाइप। डेटा टाइप यहाँ पे क्या दिया है? देखो डेटा टाइप दिया है इंट, फिर ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ वैल्यूज टू बी स्टोर्ड, ठीक है, जो यहाँ पे 10 है, ठीक है, मतलब 10 नंबर को हम इस एरे में स्टोर कर सकते हैं। एरे का नाम क्या है? m, ठीक है। सब्सक्रिप्ट क्या होगा? m1, m2, m3, m4 ऐसे, ठीक है, अप टू 10 तक। मीन्स m is an array that can store 10 data items in the memory with different subscripts along x-axis. However, the storage of the array elements begin with the 0th subscript as shown below. मतलब सेम वेरिएबल नेम है m, लेकिन उसका सबस्क्रिप्ट अलग है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे, ठीक है। 0 से स्टार्ट होगा, ये याद रखना, ठीक है। एरे का साइज 10 है तो इसलिए 0 से लेकर 9 तक घूमेगा, 10 एलिमेंट, ठीक है। अब देखो, where m0 can be written as m0, m है subscripted variable और 0 है सबस्क्रिप्ट, ठीक है। अब नीचे कुछ वैल्यू देके समझाया है। देखो, जैसे 0th पोजीशन में मतलब m0 में 33 है, 1 पोजीशन में मतलब m1 12 है, ऐसे m2 पोजीशन में 32, m3 में 41, m4 में 33, m5 में 55, m6 में 46, m7 में 71, m8 में 80, m9 में 11 ऐसे, ठीक है। तो वही यहाँ पे समझाया है। देखो नीचे भी, इन दिस illustration shown above 0, 1, 2, 9 is referred to as subscripts and they help in both input and output of the array element. M is the subscripted variable which is used to represent the data item at different subscripts as m0, m1, m9. Subscripts are also called cells of dimensional array. तो सबस्क्रिप्ट को सेल्स भी बोलते हैं। एक नोट है, देखो, it must be kept in mind that the array will always begin with the 0th subscript. When a programmer declares an array to store an element, it means the array elements will be denoted from m0 to mn-1. 0 से स्टार्ट होगा हमेशा, तो इसलिए अगर n एलिमेंट है तो n-1 तक लूप घूमेगा, एक कम, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर 10 है साइज एरे का तो 0 से 9 तक लूप घूमेगा, ठीक है। 0 से 9 तक मतलब 10 नंबर ही हुआ, ठीक है। You can create arrays as stored data of other types as shown below. जैसे an array of integer, data type int, format int,
m दो स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू इंट ब्रैकेट में 10, ठीक है, मतलब 10 साइज का एरे। ऐसे फ्लोट टाइप का भी होता है, कैरेक्टर टाइप का भी होता है और स्ट्रिंग टाइप का भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में जाओ। यूजिंग एरे एलिमेंट्स, एन एरे एलिमेंट कैन बी यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग एज शोन बिलो। सिंटैक्स एरे नेम देन सबस्क्रिप्ट, मतलब एरे जैसे समझाया जाता है, एक वेरिएबल नेम, उसके बाद थर्ड ब्रैकेट के अंदर एक सबस्क्रिप्ट, ठीक है, जैसे m1, m2, m3, m4 ऐसे। फॉर एग्जाम्पल m1 मीन्स द एलिमेंट ऑफ m एट फर्स्ट सबस्क्रिप्ट, ठीक है। नेक्स्ट, however, data can be input in array-based program in 4 different ways. अब array-based program में कैसे डेटा लिया जाता है? 4 वे है उसका। नंबर 1, by using assignment statement. नंबर 2, by using function argument. उसे ही BlueJ सिस्टम बोल रहे हैं। नेक्स्ट, नंबर 3, by using input stream reader class, and number 4 by using scanner class, ठीक है। तो 4 वे है डेटा लेने का, एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखो, by using assignment statement डिस्कस कर रहा है। In this method the data value are defined within the program itself. It may be an integer, string, character और float, कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रोग्राम के अंदर ही उसे डिफाइन करना है, ठीक है। फॉर इंटीजर टाइप द वैल्यू आर स्टोर्ड इन एन एरे एज गिवन बिलो। फॉर एग्जाम्पल इंट m इक्वल टू, सेकेंड ब्रैकेट के अंदर बहुत सारे नंबर दिया हुआ है, मतलब देखो जैसे 15 जो दिया हुआ है वो है m0 पोजीशन का वैल्यू, देन m1 पोजीशन में होगा 7, m2 पोजीशन में होगा 22, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो ये है स्टोरिंग वैल्यूज इन एरे बाय असाइनमेंट स्टेटमेंट, ठीक है। द लेंथ ऑफ एरे विल बी द नंबर ऑफ वैल्यूज इनिशियलाइज्ड ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितना देंगे या असाइन करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ द एरे, ठीक है। हियर द लेंथ ऑफ एरे m इक्वल टू 10। तो जो अबव एग्जाम्पल है वहाँ पे 10 नंबर है, 10 नंबर असाइन किया गया है m एरे में, तो इसलिए m का लेंथ होगा 10। क्लियर? A program is illustrated below. Public class sample, opening brace, public static void main string args, then again opening brace, int I sum equal to 0, int m equal to 2, 3, 4, 5, 6. For I equal to 0, I less than 5, I plus plus. Sum equal to sum plus mi. System.out.println, ओपनिंग ब्रेस में द सम ऑफ द एरे एलिमेंट इक्वल टू, देन प्लस सम, क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। तो ये जो प्रोग्राम है इसमें क्या हो रहा है देखो, पहले तो क्लास नेम, उसके बाद ओपनिंग ब्रेस, फिर वॉइड मेन का जो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है वो, फिर ओपनिंग ब्रेस, फिर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है, आई और सम दो वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप के है, फिर सम इक्वल टू 0 मतलब सम को इनिशियलाइज किया, फिर इंट m दो थर्ड ब्रैकेट है मतलब स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, ये जो सारे वैल्यूज है वो सेकेंड ब्रैकेट के अंदर है। कितना वैल्यू है? 5 वैल्यू है, मतलब ये जो m एरे है वो
M0 से लेकर M4 तक वैल्यू लेगा। ठीक है, तो इसलिए देखो फॉर लूप में जब घूम रहा है I, तब 0 से लेकर 5 तक घूम रहा। अब देखो सम हो रहा है, मतलब एक एक नंबर को ले रहा है और सम में ऐड कर रहा है। तो ये जो एक एक नंबर को लेगा और ऐड करेगा, इसके लिए एक लूप चाहिए, तो वही है फॉर लूप। फॉर लूप देखो I इक्वल टू 0 से लेकर I लेस देन 5 तक लूप घूमेगा, मतलब 0 1 2 3 4 5 टाइम्स लूप घूमेगा। ठीक है, और जब लूप घूमेगा तब अंदर क्या होगा, देखो सम इक्वल टू सम प्लस mi होगा, मतलब फर्स्ट टाइम सम तो 0 है, 0 प्लस mi मतलब m0 में 2 है, तो 0 प्लस 2। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इस स्टेटमेंट के हिसाब से सम को प्रिंट कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब 0 प्लस 2 मतलब आंसर 2। अब देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ये जो स्टेटमेंट है ये प्रिंट करता है, तो पहले ये मैसेज प्रिंट करेगा द सम ऑफ द एरे एलिमेंट्स इक्वल टू, फिर सम का जो वैल्यू है वो प्रिंट करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम 0 प्लस 2 मतलब 2 प्रिंट होगा, फिर लूप घूमेगा I इक्वल टू 1 में, फिर 3 ऐड होगा, मतलब पहले 2 था अब 2 प्लस 3 हो गया, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में क्या होगा, सम का वैल्यू 5 प्रिंट होगा, फिर लूप घूमेगा। अब I इक्वल टू क्या है, I इक्वल टू 2 है, 2 के लिए लूप घूमेगा, तो नेक्स्ट जो नंबर है वो है 4। अब 2 प्लस 3 ऑलरेडी था, अब प्लस 4 हो गया। ठीक है, फिर SOP में गया, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में गया और 7 प्लस 2 मतलब 9 प्रिंट कर दिया, सम इक्वल टू 9 प्रिंट कर दिया, फिर लूप घूम गया, फिर I इक्वल टू 3 के लिए घूमा। ठीक है, फिर 5 ऐड हुआ, 2 प्लस 3 प्लस 4 तो था ही, उसके साथ प्लस 5 ऐड हो गया, तो कितना हुआ सम का वैल्यू, 4 प्लस 5 9 और इधर 5, 9 प्लस 5 14। ठीक है, तो SOP में 14 प्रिंट होगा, फिर लूप घूम गया। अब I इक्वल टू 4 के लिए लूप घूम रहा है, सम इक्वल टू सम प्लस mi मतलब 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 तो था ही, अब प्लस 6 भी हो गया। ठीक है, SOP में सम का वैल्यू क्या प्रिंट होगा, 6 प्लस 5 मतलब 11, 11 प्लस 4 मतलब 15, 15 प्लस 5 मतलब 20 प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसलिए देखो आउटपुट में क्या दिया है, द सम ऑफ द एरे एलिमेंट इक्वल टू 20। ठीक है, अब एक छोटा नोट है, देखो इन द प्रोग्राम शोन अबव द एरे एलिमेंट्स आर एक्सेस्ड थ्रू mi simultaneously by changing the value of variable I from 0 to 4 respectively। ठीक है, वही बोला है कि लूप क्या होगा, लूप 0 से लेकर 4 तक घूमेगा। ठीक है, मतलब 5 टाइम्स लूप घूमेगा। अब नोट देखो, an array with empty represents an unfixed number of cell in the memory। तो empty then 2 स्क्वायर ब्रैकेट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक अनफिक्स नंबर ऑफ सेल्स इन द मेमोरी। ठीक है, अब बी देखो, फॉर कैरेक्टर टाइप द कैरेक्टर आर स्टोर्ड इन एन एरे एज गिवन बिलो। फॉर एग्जाम्पल कैट एम एरे मतलब 2 स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू सेकेंड ब्रैकेट में COMPUTER वैल्यूज दे दिया है। अ प्रोग्राम इज इलस्ट्रेटेड बिलो। तो अगर कैरेक्टर टाइप एरे लेंगे तो ऐसे वैल्यू देना पड़ेगा।
ठीक है, हर एक कैरेक्टर को सिंगल कोट में देना पड़ेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया है देखो, पब्लिक क्लास सैम्पल ओपनिंग ब्रेस, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स ओपनिंग ब्रेस, इंट आई ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है। नेक्स्ट कैर एम एरे इक्वल टू COMPUTER, सारे वैल्यू दे दिए सिंगल कोट में। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द कैरेक्टर ऑफ द एरे एलिमेंट्स आर, ये मैसेज प्रिंट कर दिया। फिर फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 8, i प्लस प्लस, उसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन mi, मतलब mi को प्रिंट कर दो, लूप को घुमाओ और mi को प्रिंट कर दो। ठीक है, अब क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन एंड देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। तो हो क्या रहा है, पहले तो क्लास नेम, फिर ओपनिंग ब्रेस, फिर वॉइड मेन का स्टेटमेंट, फिर ओपनिंग ब्रेस, फिर वेरिएबल डिक्लेरेशन, फिर एरे डिक्लेरेशन, एरे में वैल्यूज को असाइन कर दिया, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में एक मैसेज प्रिंट किया, फिर फॉर लूप को घुमा के एरे का जो एलिमेंट है वो प्रिंट कर रहा है एक एक करके। ठीक है, तो ऐसे कैरेक्टर टाइप एरे काम करता है। फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। नेक्स्ट पेज में जाओ, देखो कंपाइल कर रहा है आप, अगर नो सिंटैक्स एरर आया तो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, नॉर्मल जैसे प्रीवियस प्रोग्राम्स में किए। ठीक है, तो आउटपुट दे दिया। अब देखो फॉर स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग को लेके कैसे काम कर रहा है देखो, द स्ट्रिंग्स आर स्टोर्ड इन एन एरे एज गिवन बिलो। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग m एरे साइन इक्वल टू सेकंड ब्रैकेट के अंदर 5 नाम। ठीक है, हर एक नाम को डबल कोट में एनक्लोज किया है। ठीक है, अगर स्ट्रिंग वैल्यू ऐसे असाइन करना है तो डबल कोट में उसे देना है, और अगर कैरेक्टर को असाइन करना है तो सिंगल कोट में उसे देना है। ठीक है, ये याद रखना। अब एक प्रोग्राम दिया है देखो, पब्लिक क्लास सैम्पल, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ये तो नॉर्मल लाइन्स है। देन इंट आई मतलब वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, फिर एरे डिक्लेयर हो रहा है, एरे है स्ट्रिंग टाइप का, तो इसलिए स्ट्रिंग टाइप के कुछ वैल्यू दिया है डबल कोट में। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके द नेम्स आर ये प्रिंट कर दिया मैसेज। अब देखो फॉर लूप में i 0 से लेकर लेस देन 5 तक घूम रहा है, मतलब 5 टाइम्स घूम रहा है। ठीक है, 0 1 2 3 4 लेस देन 5। ठीक है, और घूम के क्या प्रिंट हो रहा है, mi प्रिंट हो रहा है, मतलब पहले अमित प्रिंट होगा, फिर सुमित, फिर रोहित, फिर विजय और लास्ट में मोहित। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रिंग एरे काम करता है। नेक्स्ट पेज में जाओ, देखो आउटपुट दिया है। ठीक है, अब एक नोट है देखो, द लेंथ फंक्शन इन अ सिंगल डायमेंशनल एरे, द लेंथ फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर्ड इन अ सिंगल डायमेंशनल एरे। मतलब ये जो लेंथ फंक्शन है ये किस लिए यूज होता है, ये एरे का लेंथ जानने के लिए यूज होता है। जैसे देखो सिंटैक्स दिया है, इंट वेरिएबल इक्वल टू एरे वेरिएबल डॉट लेंथ। ठीक है, ये है सिंटैक्स। एग्जाम्पल देखो, इंट m के बाद 2 स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब वो एरे का साइन है, m एक एरे है, इक्वल टू सेकंड ब्रैकेट में 2 4 6 8 10। अब नेक्स्ट लाइन में देखो, इंट p इक्वल टू m डॉट लेंथ, मतलब ये जो m एरे है इसका लेंथ क्या है, मतलब कितना एलिमेंट है इसमें, तो कितना एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, तो इसलिए p इक्वल टू 5 होगा। तो देखो नीचे लिखा है, हियर p इक्वल टू 5 एज 5 numbers are stored in single dimensional array m। ठीक है, we are going to use length function in the snippet
discussed below. तो अब से लेंथ फंक्शन का यूज नीचे का जितना प्रोग्राम है उसमें होगा। अब देखो बाय यूजिंग ब्लूजे सिस्टम। ब्लूजे सिस्टम मतलब क्या है? मतलब वो जो सेकंड वे है ना, क्या था उसका नाम? बाय यूजिंग फंक्शन आर्ग्यूमेंट, उसे ही ब्लूजे सिस्टम बोलते हैं। तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। In this method, the data value are to be entered at the time of execution of the program. It may be an integer, string, character or float. तो ये एग्जीक्यूशन टाइम में डेटा को लेगा, ठीक है। जैसे ए में दिया हुआ है, देखो, फॉर इंटीजर टाइप। At the time of execution, the data values are to be given within curly braces, separated by comma, as illustrated below. तो विद इन कर्ली ब्रेस देना पड़ेगा और कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। सिंटैक्स देखो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर ब्रैकेट के अंदर इंट m, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो ये है सिंटैक्स। अब एग्जाम्पल देके समझाया है, देखो, अ सैम्पल प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट बिलो। टू फाइंड द सम ऑफ एरे एलिमेंट्स, ये तो कमेंट लाइन है, फिर क्लास डिक्लेरेशन लाइन, फिर ओपनिंग ब्रेस, फिर मेन डिक्लेरेशन लाइन, उसके अंदर इंट m एक एरे है जो डिक्लेयर किया गया है मेन के अंदर, और ये जो एरे है m ये इंटीजर टाइप के है, इसलिए इंट m, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट दिया है। नेक्स्ट ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन वेरिएबल डिक्लेरेशन i, p और सम, तीन वेरिएबल है, तीनों ही इंटीजर टाइप के हैं, और उसके बाद सम को इनिशियलाइज किया है 0 से। अब देखो p इक्वल टू m डॉट लेंथ, मतलब ये जो m एरे हम लेंगे, मतलब m एरे का जो वैल्यूज हम लेंगे वो कितना है, मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज कितना है, वो होगा m डॉट लेंथ का रिजल्ट, ठीक है। तो p में हम साइज ऑफ द एरे कैलकुलेट कर पाएंगे। फिर देखो फॉर लूप घुमा रहे हैं हम 0 से लेकर लेस देन p तक, ठीक है। 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए लेस देन p तक, अगर 1 से स्टार्ट होता तो लेस देन इक्वल टू p तक होता, ठीक है। फॉर के अंदर क्या हो रहा है, देखो, सम इक्वल टू सम प्लस सेम आई, मतलब एडिशन हो रहा है, एक एक नंबर हम ले रहे हैं जब एग्जीक्यूशन हो रहा है तब, और उससे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, द सम ऑफ द एरे एलिमेंट इक्वल टू, ये मैसेज पूरा प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन में, फिर सम का जो वैल्यू है वो प्रिंट होगा, ठीक है। फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास, ठीक है। नेक्स्ट पेज में जाओ। अब वही कंपाइल कर रहे हैं और फिर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो देखो जो वैल्यू दिया है 45, 67, 89, 91 और भी वैल्यू है जो आगे चला गया है, वो दिखाई नहीं दे रहा है इधर। जो भी हो, मतलब वैल्यू देके जब ओके किया है तो द सम ऑफ एरे एलिमेंट्स इक्वल टू 324, ये आउटपुट आया है, ठीक है। आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम इज 10 ऑक्टेंट। अब देखो एक नोट है, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन the value are to be given within curly braces and separated by comma. For example, curly brace में 32, 45, 67, 89, 91, ठीक है। तो पर्टिकुलर इस वे में वैल्यू को सेकंड ब्रैकेट के अंदर देना है, मतलब कर्ली ब्रेस के अंदर, ठीक है, और कॉमा से सेपरेट करना है, तभी ये ठीक ठाक रन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो फॉर कैरेक्टर टाइप। अब अगर कैरेक्टर टाइप एरे हो तो कैसे वर्क करेगा, देखो, द कैरेक्टर आर टू बी एंटर्ड बाय द यूजर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन कर्ली ब्रेसेस सेपरेटेड बाय कॉमा। तो ये भी कर्ली ब्रेस में देना पड़ेगा और कॉमा से सेपरेट करके देना पड़ेगा, एज गिवन बिलो। सिंटैक्स, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ब्रैकेट के अंदर कैर m,
एमएक एरे है। प्रोग्राम देखो, एक पब्लिक क्लास सैम्पल ओपनिंग ब्रेस, देन टू एंटर द कैरेक्टर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, ये कमेंट लाइन है, कहीं पे भी दे सकते हो। नेक्स्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कैर एम, तो अब वॉइड मेन के अंदर कैरेक्टर टाइप वैल्यू लेने के लिए एक एरे डिक्लेयर किया है एम, जो कैरेक्टर टाइप का है। ठीक है। नेक्स्ट ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन आई एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और p भी एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। p इक्वल टू m डॉट लेंथ, मतलब m का जो लेंथ है वो p में कैलकुलेट हो रहा है। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द कैरेक्टर्स ऑफ द एरे एलिमेंट्स आर, देन कोलन, ये पूरा मैसेज स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फॉर लूप में 0 से लेकर p तक लूप घुमा के mi को प्रिंट कर दो। ठीक है। अब क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। तो ऐसे ही कैरेक्टर टाइप एरे काम करता है। ठीक है। पहले वॉइड मेन के अंदर उसे डिक्लेयर कर दो, फिर उसका एक लेंथ ले लो, फिर फॉर लूप में घुमाओ और उसे प्रिंट करो। यही मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में जाओ, आउटपुट दिखाया है। ठीक है। वैसे ही स्ट्रिंग टाइप भी काम करता है। देखो, द स्ट्रिंग वर्ड नेम आर टू बी एंटर्ड बाय द यूजर यूजिंग डबल कोट सेपरेटेड बाय कॉमा। अब स्ट्रिंग को कैसे देना है, वही 2 कर्ली ब्रेस के अंदर देना है और कॉमा से सेपरेट करके देना है। ठीक है। द एंटायर टेक्स्ट वर्ड नेम मस्ट बी एनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रेसेस। सिंटैक्स देखो, पब्लिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, देन m एक एरे है। अ सैम्पल प्रोग्राम इज इलस्ट्रेटेड बिलो। अब देखो एग्जाम्पल दिया है, पब्लिक क्लास सैम्पल ओपनिंग ब्रेस, देन वॉइड मेन के अंदर स्ट्रिंग m को डिक्लेयर किया है, m एक एरे है स्ट्रिंग टाइप के, फिर ओपनिंग ब्रेस, फिर इंट i, ये वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप के है, इंट p इक्वल टू m डॉट लेंथ, मतलब p में लेंथ कैलकुलेट हो रहा है। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द नेम्स आर, ये मैसेज पूरा स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगा। फिर फॉर लूप में देखो, i को 0 से लेस देन p तक घुमा के mi को प्रिंट कर रहा है, वही जैसे प्रीवियस प्रोग्राम में वैसे ही। ओके। अब कंपाइल करके रन करने से क्या आउटपुट आ रहा है, देखो वही सेम, अमित, देन सुमित, देन रोहित, देन विजय, देन सुमन। ठीक है। अब देखो, बाय यूजिंग इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास, ये थर्ड वे है। In this method also, the data values are to be entered at the time of executing the program. It may be an integer, a string, a character or a fractional type. मतलब कोई भी वैल्यू हो सकता है। पहले इंटीजर टाइप को लेके काम किया है। देखो, the data value are to be entered at the time of execution one by one from the console. Syntax int m array equal to new int 10, मतलब m एक array है जो इंटीजर टाइप के है और जिसका साइज है 10। ठीक है। which means it creates location in the memory to store 10 different integer number। ठीक है। नेक्स्ट पेज में जाओ। A complete program making use of the input statement in arrays is illustrated below. Import java.io.start semicolon। IO पैकेज को इंपोर्ट करना है क्योंकि बफर रीडर का प्रोग्राम है, इसलिए। पब्लिक क्लास सैम्पल, ये क्लास डिक्लेरेशन लाइन है, फिर ओपनिंग ब्रेस, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स थ्रोस IO एक्सेप्शन, ये मेन डिक्लेरेशन लाइन है। नेक्स्ट फिर से ओपनिंग ब्रेस मेन का। अब बफर रीडर का 2 लाइन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला। नेक्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, i और सम 2 वेरिएबल है इंटीजर टाइप के, और सम को इनिशियलाइज किया 0 से। फिर
इंट m स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू इंट 10, मतलब m एक इंटीजर टाइप एरे है जिसका साइज है 10। अब देखो फॉर लूप के अंदर एरे को रीड कर रहे हैं। अभी तक हम क्या देखे थे, दो कर्ली ब्रेस के अंदर वैल्यू को दिया जा रहा है। अब देखो फॉर लूप के अंदर रीड कर रहा है। देखो फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, मतलब 0 से लेकर लेस देन 10 तक लूप घूम रहा है। लूप के अंदर क्या हो रहा है, एंटर द मार्क्स, ये मैसेज ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। फिर देखो mi इक्वल टू इंटीजर डॉट पर्स इंट इन डॉट रीड लाइन, मतलब m0 में एक नंबर पढ़ रहा है। फिर लूप घूम रहा है, i इक्वल टू 1 हो रहा है। फिर एंटर द मार्क्स, ये मैसेज प्रिंट हो रहा है। फिर सेकंड जो नंबर है वो m1 में रीड हो रहा है। ऐसे m0, m1, m2, m3, m4 अप टू m9 तक वैल्यू रीड होता रहेगा। ठीक है, तो ये है रीड करने के लिए फॉर लूप। अब नीचे देखो और एक फॉर लूप दिया है 0 से लेकर 10 तक, मतलब लेस देन 10 तक। इसमें क्या हो रहा है, सम हो रहा है, सम इक्वल टू सम प्लस mi, मतलब जो 10 mi को रीड किया था एक एक करके अब सम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द सम ऑफ द एरे एलिमेंट इक्वल टू, ये मैसेज प्रिंट हो गया, फिर सम का वैल्यू प्रिंट हो गया। ठीक है, अब क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। तो ऐसे बफर रीडर में इंटीजर टाइप के इनपुट लिए जाते हैं। अब देखो कैरेक्टर टाइप वही सेम है, कैर m स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब m एक कैरेक्टर टाइप एरे है, इक्वल टू न्यू कैर 10, यहाँ पे भी 10 कैरेक्टर लेगा। प्रोग्राम में आ जाओ, import java.io, बफर रीडर का प्रोग्राम है तो इसलिए java.io तो देना ही पड़ेगा। फिर क्लास डिक्लेरेशन, देन मेन डिक्लेरेशन, देन एरे को क्रिएट करके उसे कैरेक्टर टाइप डिक्लेयर कर रहा है। एरे 10 साइज के हैं। फिर i और j दो वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप के हैं। फिर बफर रीडर का 2 लाइन। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर ऑल द कैरेक्टर एट ए टाइम, ये मैसेज प्रिंट होगा। फिर देखो i 0 से लेकर लेस देन 6 तक घूम रहा है, मतलब 5 कैरेक्टर लेगा। ठीक है, mi में रीड हो रहा है, जैसे रीड स्टेटमेंट है बफर रीडर का, उसे यूज करके। फिर देखो अगेन फॉर लूप घूम रहा है और ये जो वैल्यूज है mi के वो सारे प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, तो 5 वैल्यू जो लिया था वो प्रिंट हो गया। ठीक है, अब नोट देखो, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑल द कैरेक्टर कैन बी गिवन ऑन द सेम लाइन। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन के टाइम जो वैल्यू देना है, मतलब रीड करने के लिए, वो सेम लाइन में देना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में जाओ, आउटपुट दे रहा है, देखो एंटर ऑल द कैरेक्टर एट अ टाइम, यहाँ पे QWERTY मतलब क्वार्टी दिया है। अब कंपाइल करने के बाद आउटपुट कैसे दिया है देखो। अब स्ट्रिंग टाइप का जो है वो भी सेम ही है, स्ट्रिंग m देन स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब अब m एक स्ट्रिंग टाइप के एरे है, इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग 10 उसका साइज है। अब एक प्रोग्राम दिया है, देखो import java.io, देन पब्लिक क्लास सैम्पल, देन पब्लिक स्टैटिक void main, देन बफर रीडर का 2 लाइन, देन वेरिएबल डिक्लेरेशन, देन एरे को क्रिएट कर रहा है और डिक्लेयर कर रहा है। देखो स्ट्रिंग m स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग 5 साइज के एरे है। फिर फॉर लूप में घुमा रहा है, देखो 0 से लेकर लेस देन 5 तक लूप घूम रहा है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर योर नेम इन द सेल, ये मैसेज प्रिंट होगा।
फिर जो नेम यूज़र देगा वो mi में रीड होगा। नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट println द नेम इन द सेल आर, ये फिर से मैसेज प्रिंट होगा, फिर से फॉर लूप घूमेगा और वो जो 5 नाम अभी प्रीवियस फॉर लूप में पड़ा है वो इस फॉर लूप में प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो यही है स्ट्रिंग टाइप एरे। अब देखो बाय यूजिंग स्कैनर क्लास, स्कैनर क्लास यूज करके भी तुम लोग वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, ये 4th वे है। जो 4 वे हम बोले थे, लास्ट वे ये है। ठीक है, टू इनपुट द एलिमेंट इन द सिंगल डायमेंशनल एरे with the help of scanner class, use the following step. Scanner class is the component of java.util package, तो इसलिए java.util को import करना पड़ेगा। Hence, import the package before the class declaration as shown below. Import java.util.star. Second step देखो, create an object of scanner class as scanner in equal to new scanner system dot in, ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट क्रिएट अ सिंगल डायमेंशनल एरे ऑफ रिक्विजिट डेटा टाइप, तो जिस टाइप के वैल्यू है उसके हिसाब से डेटा टाइप लेना है। इफ 5 इंटीजर नंबर्स आर टू बी स्टोर्ड देन द एरे डिक्लेरेशन विल बी int ARR स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू int 5, मतलब ARR एक एरे है जो इंटीजर टाइप के है। ठीक है, और उसका साइज कितना है 5, ये है स्टेप 3। ठीक है, तो स्टेप 1 में यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करना है, स्टेप 2 में स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, स्टेप 3 में एरे को डिक्लेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में जाओ। स्टेप 4 में देखो, यूज अ लूप फॉर द सबस्क्रिप्ट ऑफ द एरे रेंजिंग फ्रॉम 0 to 5 एंड यूज द अप्रोप्रिएट फंक्शन ऑफ स्कैनर क्लास टू इनपुट द एलिमेंट, मतलब जो स्कैनर क्लास का रीड स्टेटमेंट है उसे यूज करके रीड करना है। ठीक है, फॉर लूप में घुमाओ और उसे यूज करके रीड करो। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, फॉर i इक्वल टू 0 टू i लेस देन 5, मतलब 0 से लेकर 4 तक लूप घूमेगा। ARRI इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट स्टेट, मतलब स्कैनर क्लास का जो रीड स्टेटमेंट है उसे यूज करके ARR जो एरे है उसे रीड करो। ठीक है, एक एक वैल्यू आएगा और उसे ARRI में एंटर कर दो। ठीक है, नोट देखो, टू इनपुट अदर प्रिमिटिव टाइप डेटा वैल्यू क्रिएट एन एरे ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सेल्स विथ अप्रोप्रिएट डेटा टाइप। तो अगर अदर प्रिमिटिव टाइप डेटा देना है तो क्या करना है, तो एक अप्रोप्रिएट डेटा टाइप का एरे क्रिएट करना है। एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ द अप्रोप्रिएट टाइप बाय यूजिंग द फंक्शन शोन बिलो। एरे क्रिएट करके फिर वैल्यू को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, एक्सेप्ट करने के लिए जो फंक्शन है वो दिया हुआ है। देखो, फ्लोट टाइप वैल्यू अगर हो इन डॉट नेक्स्ट फ्लोट, डबल टाइप वैल्यू अगर हो इन डॉट नेक्स्ट डबल, कैरेक्टर टाइप अगर हो तो इन डॉट नेक्स्ट डॉट कैर एट 0, स्ट्रिंग टाइप डेटा अगर हो सिंगल वर्ड के तो इन डॉट नेक्स्ट, और अगर स्ट्रिंग टाइप डेटा लेकिन एक सेंटेंस हो तो इन डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो ये सारे स्कैनर क्लास में वैल्यू रीड करने का फंक्शन है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना तक। नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिक ऑपरेशन ऑन एरे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाय।